हॉस्टल में सुबह की सरगर्मी थी। गैलरी का शोर बढ़ता गया। साशा की रूममेट अनुषा हमेशा की तरह ही जल्दी तैयार हो चुकी थी। अनुषा अपनी फैमिली में पहली लड़की थी जो वकालत पढ़ रही थी। अनुषा लाइफ में किसी मिशन पर नहीं थी कि किसी एक वजह से उसे लॉयर बनना है। उसे बाकी की सारी पढ़ाइयाँ बहुत बोर करती थीं, तो बस 12वीं पास के बाद लॉ की तैयारी की। सिलेक्शन हुआ तो आ गई। सिलेक्शन उसका लगभग सभी कॉलेजों में हुआ था, लेकिन पुणे घर के सबसे ज़्यादा दूर था, इसलिए यहाँ चली आई। अनुषा मनोज को अपना आइडल मान चुकी थी। हालांकि ये बात उसने कभी साशा को जाहिर नहीं होने दी थी। वह आज कॉलेज जाने को लेकर बहुत एक्साइटेड थी कि उसके आइडल आज उसके साथ क्लास में होंगे। अनुषा आज पहले से जल्दी उठकर रेडी हो रही थी। साशा अपने बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रही थी कि उसने कॉलेज में रुककर सही किया भी या नहीं। रूममेट की अक्सर आपस में बहुत कम बात होती है। जिसके पास दिन रात का साथ हो, उसके साथ बातें खत्म हो जाती हैं। अनुषा और शासा दोनों के पास अलग अलग ग्रुप थे। दोनों एक दूसरे के साथ कभी रहती थीं तो कभी एकदम अजनबी की तरह मिलती थीं। चलेगी नहीं? अनुषा ने मोबाइल में अपने चेहरे को देखते हुए पूछा। साशा अब भी कमरे में चलते पंखे को देख रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अनुषा को भी आगे पूछना सही नहीं लगा। साशा की नज़र अचानक अनुषा पर गई। वो रोज से ज्यादा देर तक अपने बालों को सही कर रही थी। अपने चेहरे को बार बार देख रही थी। साशा को वजह समझ आई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अनुषा ने अपना बेस्ट परफ्यूम लगाया। क्लास में मिलते हैं, अनुषा ने कहा और कमरे से निकल गई। अनुषा को शासा का जवाब देना कुछ अजीब नहीं लगा। साशा को अनुषा के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा एक्साइटमेंट अजीब लगा। उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। जीवन में जब सारे डर सच हो जाते हैं, तब डर का सामना करने के अलावा कोई और उपाय नहीं होता। डर को एक एक करके दूर करने के लिए पहला कदम बढ़ाना होता है। प्रिया को पानी से डर लगता था। पहले जब भी वो गोवा आती थी तो कभी बोटिंग नहीं करती थी। घर में स्विमिंग पूल होने के बाद भी उसने पानी में कभी कदम नहीं रखा था। वो समुंदर के किनारे 2-3 लोगों के साथ खड़ी थी। मन में डर भी ना रहे, लेकिन उसकी याद बनी रहती थी। उसने फैसला लिया था कि वह अंडर वाटर स्पोर्ट्स की कोच बनेगी। प्रिया को ऐसी चीज चाहिए थी जो उसे करने से उसे डर लगे, घबराहट तो हो, ताकि उसका पूरा ध्यान उस चीज पर जाए। पिछले 3 दिन से वह अपने कोच के पास बाकी लोगों के साथ आती और लाख कोशिश के बाद भी पानी में जाने से डर रही थी। वह समंदर को देख रही थी और उसको कोच डेविड उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। आज क्या मूड है प्रिया? डेविड ने उसको वो ताने नहीं मारे थे जो अक्सर लोग मारते हैं। अरे इसमें क्या है, कुछ नहीं होगा, अरे हम हैं ना। डेविड ने पहले ही दिन प्रिया को बताया था कि समंदर से लड़ना नहीं होता, दोस्ती करनी होती है। डर से लड़कर नहीं जीत सकते, उससे दोस्ती करनी होती है। समंदर के साथ समय बिताना दोस्ती की शुरुआत होती है। प्रिया का फोन दूर कहीं बज रहा था। समंदर की आवाज में फोन की आवाज दब गई थी। क्लास शुरू हो चुकी थी। पिछले कुछ सालों में मनोज की आदत थी, जहां जाता था वहां उसको लोग पहली सीट पर बैठाते। वह अंदर घुसा और उसके घुसते ही सब लोग खड़े हो गए। उसको अजीब लगा। मनोज ने आगे से पीछे तक पूरी क्लास को देखा और हाथ जोड़कर बोला, ऐसे मत करो यार तुम लोग, आई एम योर क्लासमेट। पूरी क्लास में नजर फेरने के बाद भी मनोज को साशा कहीं नजर नहीं आई। मनोज कोने में पीछे से 2 सीट छोड़कर बैठ गया।
सब उसकी सीट पर आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगे। कुछ ही मिनट में चारों ओर से मनोज को घेर लिया गया। हाय सर, किसी ने भीड़ से कहा। सर मत बोलो यार, मनोज ठीक है। मनोज जो भी बोल रहा था सब मुस्कुरा रहे थे। वह सबके नाम पूछ रहा था। मनोज की फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छी थी। उसको एक बार में नाम याद हो जाते थे। कुछ ही देर में उसने क्लास के नाम याद हो चुके थे। क्लास के लोग पहले से ही मनोज से इतना इम्प्रेस थे। उसको एक बार में सबके नाम याद होना सबको जादू जैसा लग रहा था। क्लास में प्रोफेसर के आते ही सब अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठने लगे। अनुषा अपनी जगह बदलकर मनोज के पास आकर बैठ गई। उसने घूमकर मनोज को देखा। मनोज उसको देखकर मुस्कुराया। अनुषा ने थोड़ा सा पास आते हुए कहा, मैं अनुषा, शासा की रूममेट। अनुषा मुस्कुराई। मनोज ने उसकी बात नोटिस की और प्रोफेसर को देखने लगा। प्रोफेसर ने अपनी फाइल टेबल पर रखी और चारों ओर देखा। साशा हड़बड़ाहट में क्लास में घुसी। कॉलेज का रूल था कि अगर आप देर से आते हो तो बिना क्लास डिस्टर्ब किए जाकर किसी सीट पर बैठ जाओ। साशा क्लास में घुसते ही बोली, सॉरी सर, और अपनी सीट पर जाने लगी। प्रोफेसर ने उसे रोका। एक मिनट साशा। साशा घूमी। सॉरी सर। प्रोफेसर ने बड़े ही प्यार से पूछा, साशा, आर यू सॉरी? साशा इतने सरल सवाल के लिए तैयार नहीं थी। प्रोफेसर ने दोबारा पूछा, आर यू रियली सॉरी? साशा के पास कोई जवाब नहीं था। प्रोफेसर ने साशा को बैठने का इशारा किया। प्रोफेसर की नज़र कोने में बैठे मनोज पर गई। वह मुस्कुराया। प्रोफेसर ने कहा, हेलो सर। मनोज और पूरी क्लास हंसी और बाकी सब एक साथ बोले, सर मत बोलो यार। साशा आगे वाली सीट पर जाकर बैठ चुकी थी। मनोज उसको देख सकता था, लेकिन साशा मनोज को देख नहीं सकती थी। अनुषा अपनी नोटबुक के पीछे वाले पेज पर कुछ डिज़ाइन बना रही थी। ऐसा माना जाता है कि हम रैंडमली जो चीज़ें अपनी नोटबुक के पन्नों पर बना रहे होते हैं, उनसे हमारे मन के बारे में पता चलता है। साशा ने जो बनाया था वो एक गहरे कुएं के अंदर आड़े तिरछे फूल जैसा डिज़ाइन था। मनोज के होने से क्लास में अलग ही माहौल था। साशा अपनी जगह पर सिमटी जा रही थी। मीता कॉलेज के राउंड पर थी। मीता का होना केवल उसका होना भर नहीं था, उसके होने से जगह कम हो जाती थी। मीता की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वह दूर से दिखती। वैसे भी मीता तो नो नॉनसेंस पर्सन थी। अगर एक दिन पहले ही किसी की तारीफ की हो और अगले दिन वही आदमी कुछ गड़बड़ करता हुआ दिखे तो वह पिछला दिन भूल जाती थी। मीता के आज कॉलेज में राउंड पर निकलने की एक वजह मनोज भी था। वह कॉलेज की हर क्लास में गई, लेकिन शायद जानबूझकर ही मनोज वाली क्लास में नहीं गई। क्लास का राउंड करने के दौरान तमाम लड़के लड़कियां उसको ग्रीट कर रहे थे। उधर बाकी कॉलेज निपटाकर और मनोज की क्लास छोड़कर जब वह गजेंद्र की क्लास में पहुंची तो क्लास छूटने ही वाली थी। गजेंद्र की क्लास वाले मोस्टली लोग सीनियर थे। वह मीता को घेर कर खड़े हो गए थे। उन सबका यही कहना था कि मीता भी उनकी क्लास लिया करे। मीता ने यूं तो कॉलेज में काम की वजह से क्लास लेना बहुत कम कर दिया था, लेकिन वह उनको मना नहीं कर पाई। जब क्लास उसे घेर कर खड़ी थी तभी गजेंद्र ने भी कहा, मैम आपको क्लास लेनी चाहिए। मीता ने सबसे नज़र बचाकर गजेंद्र को हल्का सा घूरा था, ऐसे जिससे किसी को खबर ना हो। क्लास के लोग एक एक करके कम होने लगे। अंत में मीता और गजेंद्र बचे। वे साथ में लौट रहे थे। वे दोनों मीता के घर पहुंचे। गजेंद्र ने बहुत ध्यान से मीता का घर देखा। हर एक चीज करीने से सजी हुई थी। मनोज, गजेंद्र और मीता की एक फेडेड तस्वीर लगी थी। ये वही तस्वीर थी जो कॉलेज के आखिरी पेपर से पहले मीता ने मनोज और गजेंद्र को दी थी।
क्लास के ब्रेक के तुरंत बाद सब क्लास से निकल रहे थे। मनोज पहले ही निकल गया। साशा क्लास में सबसे आखिर तक बैठी रही। अनुषा मनोज के पीछे थी। क्लास के बाकी लोग अब भी मनोज से बात करना चाह रहे थे। लंच ब्रेक 1 घंटे का था। अनुषा ने आगे बढ़कर मनोज से पूछा, कैन वी गो इन द इवनिंग? मनोज इस तरह के सवाल के लिए एकदम तैयार नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। अनुषा ने दोबारा कहा, यहाँ बात नहीं हो पाएगी। मनोज ने उसके हाथ से किताब निकाल ली और उस पर अपना नंबर लिखा। दूर से देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मनोज ऑटोग्राफ दे रहा है, क्योंकि बहुत से लड़के लड़कियां उसके ऑटोग्राफ के लिए बोल चुके थे। मनोज ने अनुषा को नंबर दिया और कैंटीन की तरफ आगे बढ़ा। उसको ध्यान आया गजेंद्र का भी ब्रेक हुआ होगा। मनोज भी मीता के यहाँ पहुँच गया। तीनों साथ में खाने के लिए बैठे। ये स्पेशल ट्रीटमेंट सब स्टूडेंट को मिलना चाहिए, मनोज ने मजाक में मीता से कहा। अच्छा बेटा। मीता अब पहले वाली मीता बन चुकी थी। अबे वो क्या नाम था ना यार पार्टनर, वो क्या नाम था? मनोज ने गजेंद्र से पूछा। कौन? गजेंद्र ने पूछा। अरे वही प्रोफेसर था ना अपना, जिससे मिस मीता को प्यार हुआ था। मिस मीता बुलाता था इसको। हाँ था तो एक, याद नहीं आ रहा, गजेंद्र ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। बहुत मजा आ रहा है तुम लोगों को, मीता ने मजाक को मजाक की तरह लेते हुए कहा। अरे तुम ही बता दो ना क्या हुआ था। उसका नाम ही मिस मीता रख दिया था। मनोज मानने को तैयार नहीं था। गजेंद्र ने सीरियस होते हुए कहा, वो लॉ की भाषा में चिट्ठी लिखवाई थी ना मुझसे, काफी घटिया आइडिया था वो। मीता उठी और अलमारी से एक चिट्ठी लाकर सामने रख दी। मनोज और गजेंद्र चौंके कि अब तक वो चिट्ठी उसके पास है। मनोज ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। प्रिय प्रोफेसर साहब, आपकी न्याय शास्त्र की व्याख्या ने मेरे अंदर एक आग बुझाई है और मुझे आपके इस रूप ने आकर्षित किया है। मुझे लगता है कि आपसे वो सब कुछ सीखना चाहती हूँ जो कॉलेज की किताबों में नहीं मिलेगा। मैं अपने दिल की बात प्रस्तावित कर रही हूँ। अगर आपके पास दिल में भी यही विचार आते हैं, अगर आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का विचार करते हैं, तो कृपया इसका लिखित जवाब दें ताकि हम इस साझेदारी को कानूनी रूप से स्थापित कर सकें। आपकी मिस मीता। मनोज जोर जोर से चिट्ठी पढ़ रहा था और तीनों जोर जोर से हंस रहे थे। चिट्ठी खत्म होने के बाद मनोज ने पूछा, ये चिट्ठी में लाल निशान कैसे हैं? प्रोफेसर ने लाल पेन से गलतियां सही कर दी थीं। साशा अब भी क्लास में थी। मनोज लौटकर क्लास में गया। साशा ने मनोज को देखा और अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया। मनोज उसके पास जाकर बैठ गया। जिस रिश्ते में बातें खत्म हो जाती हैं, उनको दोबारा शुरू करने के लिए नई भाषा ढूंढनी पड़ती है। मनोज को केवल कानून की भाषा आती थी। साशा को मनोज की किसी भी भाषा में दिलचस्पी नहीं थी। दोनों रोना चाहते थे। दोनों के पास रोने के लिए ना भाषा थी ना ही आंसू। अनुषा 4 पैग पी चुकी थी इस खुशी में कि वो मनोज के साथ है। मनोज खुद 4 पैग पी चुका था कि अनुषा के बहाने उसे साशा के बारे में जानने को कुछ मिलेगा। अगर अनुषा साशा की रूममेट ना होती तो भी क्या मनोज उसके साथ आता? इस सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सीधा सीधा हाँ या ना ही नहीं है। मनोज को समझदार और सुंदर महिलाओं की कंपनी पसंद थी, इसलिए शायद वह फिर भी अनुषा के साथ जाता। लेकिन कॉलेज के पहले ही दिन गया, इसके पीछे की वजह साशा ही हो सकती थी। जिस जगह मनोज और अनुषा बैठे थे वो कॉलेज से काफ़ी दूर थी।
अनुषा जानकर मनोज को कॉलेज के पास वाले किसी कैफे में लेकर आई थी। अनुषा के हाथ मनोज के हाथों पर पड़ रहे थे। मनोज के हाथ अपनी तरफ से कोई हरकत नहीं कर रहे थे। कुछ समय बीत चुका था। हे एम, मैं आपको एम बुला सकती हूँ ना? मनोज जवाब में मुस्कुरा दिया। आपको मेरे अलावा कोई और एम बुलाता है? मनोज इस सवाल के जवाब में भी मुस्कुरा दिया। अनुषा को जवाब चाहिए थे, मुस्कुराहट नहीं। बताइए ना। नहीं, कोई भी नहीं। ग्रेट, आज से आपका नाम एम है। ओके? से ओके? ओके, गुड। मुझे लगा था कि आप कभी मेरे साथ ऐसे बाहर नहीं आएंगे। थैंक्स एम। अनुषा अपनी ही धुन में कुछ न कुछ बोले जा रही थी। मनोज को साशा के बारे में जानना था, लेकिन वह कुछ भी पूछ नहीं रहा था। एम, आपने एक बार में डिनर के लिए हाँ कर दिया। मुझे पता है मैं इतनी सुंदर हूँ कि आप मुझे मना कर ही नहीं सकते थे। इससे पहले मनोज कुछ कहता, अनुषा ने फिर कहा, मुझे पता है कि आप मेरी वजह से मुझसे मिलने नहीं आए हैं। मैं साशा की रूममेट नहीं होती तो आप कभी मेरे साथ नहीं आते। राइट नायम? मनोज इस बात का जवाब देकर उसकी शाम बर्बाद नहीं करना चाहता था। यू नो एम, आई हैव नेवर बीन लव्ड। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो अनुषा? यू आर सो। मनोज अभी आगे जोड़ने के लिए सही शब्द ढूंढ ही रहा था कि अनुषा ने कहा, यू आर सो क्या? आगे बोलो एम। मनोज ने वेटर को बिल लाने का इशारा किया। मनोज की कार बाहर ही खड़ी थी। हम कुछ दूर वॉक कर सकते हैं एम? अनुषा ने जब ये पूछा तो उसकी आंखें बिल्ली के बच्चे की जैसी लग रही थीं। उन आंखों को कोई मना नहीं कर सकता था। अनुषा ने मनोज के हाथों को जोर से पकड़ रखा था, जैसे पुणे के उन शांत मौसम में कोई तूफान हो जो केवल अनुषा को दिख रहा हो। भीतर के तूफान बाहर के तूफान से ज़्यादा तेज आते हैं और ज़्यादा देर तक रहते हैं। अनुषा मनोज में शायद वो प्यार ढूंढ रही थी जो उसको अपने पिता से नहीं मिला। पिता से ना मिला हुआ प्यार सारे प्रेमी मिलकर भी पूरा नहीं कर पाते। मनोज के स्पर्श में वो सब कुछ था जो एक बच्चे का माथा सहलाते हुए होता है। मनोज ने साशा का माथा सहलाया और तूफान कुछ देर के लिए रास्ता भूल गया। अनुषा ने जोर से मनोज को पकड़ लिया। हम दूसरे के तूफान का रास्ता रोक सकते हैं, इसीलिए दूसरा आदमी और दूसरी औरत जरूरी होते हैं ताकि वे तूफान रोक पाएं। अकेलापन देखते ही तूफान झपट पड़ता है और उसके भंवर से निकलने में एक उम्र निकल जाती है। अनुषा को उस दिन बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। उसने नींद में भी मनोज का हाथ पकड़ा हुआ था। मनोज चाहकर भी अनुषा से साशा की कोई बात नहीं कर पाया। रात के 12 बज रहे थे। मनोज और गजेंद्र कॉलेज के कैंपस में टहल रहे थे। नौकरियां कॉलेज का पहला दिन जैसा भी हो, वो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाते। रूममेट है यार वो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, गजेंद्र ने कहा। मनोज भी समझ नहीं पा रहा था कि अनुषा के साथ उसको जाना चाहिए था या नहीं। वो साशा को जाकर पक्का बोलेगी, उसे सही लगेगा। बिल्कुल नहीं पार्टनर, तुम साशा से दोस्ती करने यहाँ आए हो। ये हाई मोरल ग्राउंड लेकर डिग्री विग्री पूरी करना, ये सब बातें मीडिया में अच्छी लगती हैं। तुम वो सब करने थोड़े आए हो। मनोज गजेंद्र की इस बात से चौंका, क्योंकि असली बात तो यही थी। वरना मनोज कभी कॉलेज लौटता ही नहीं अगर उसका कॉलेज साशा के कॉलेज से अलग होता। उसने कॉलेज आने का फैसला अपनी इमेज को सही करने के लिए नहीं, बल्कि साशा के करीब आने के लिए किया था। उसने अभी तक एक भी काम ऐसा नहीं किया था कि साशा के करीब आ पाए। मनोज के मोबाइल पर अनुषा का मैसेज आया, थैंक्स एम, और साथ में एक हग वाला स्माइली बना था। गजेंद्र ने भी वो मैसेज देखा। मनोज अगर कोई भी जवाब लिखता तो वो ज़्यादा हो सकता था। उसने कुछ सोचकर गुड नाइट लिखा और भेज दिया।
मुझे लगा कि रूममेट है, इसलिए साशा को समझने में मुझे मदद मिलेगी। मनोज ने कहा। बिल्कुल मिलेगी, मदद लो, लेकिन नई प्रॉब्लम में मत फंसो यार। पार्टनर प्लीज। गजेंद्र टहलते हुए एक बेंच पर बैठ चुका था। मनोज अब उस बेंच के आसपास चक्कर लगा रहा था। तभी अनुषा का एक और मैसेज आया। ओनली गुड नाइट इज सो बोरिंग एम। मनोज ने मोबाइल गजेंद्र की ओर बढ़ाया। गजेंद्र मैसेज देखकर जोर से हंसा। एक और नई प्रॉब्लम, मुबारक हो पार्टनर। मनोज ने इस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, वो बैच वाले सिंगल फोर्ट का 2 दिन का प्लान बना रहे हैं, सभी को जाना है। तुम्हारा बैच भी चलेगा ना? मनोज ने पूछा। हाँ, आज कुछ बता तो रहे थे। हम लोग क्या करेंगे पार्टनर? 2 बुड्ढे बैठकर बोर होंगे। मुझे लगता है साशा से बात वहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन गजेंद्र बोलते हुए रुका और फिर कहा, यार अनुषा से दूर ही रहो। मनोज ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों अपने अपने कमरे की ओर बढ़ गए। कुछ देर बाद मनोज वहीं लौट आया। वह कुछ समय अकेला चाहता था। धीरे धीरे कॉलेज का शोर कम होता जा रहा था। मनोज कभी बेंच पर बैठता, कभी चलने लगता। उसके मन में बार बार प्रिया की बात घर कर रही थी। क्या सही में वह बुरा इंसान था जिसको अपने अलावा कुछ नहीं सोचता था, या फिर उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जो उसके आसपास वाले अभी समझ नहीं पा रहे थे? अनुषा अपने मोबाइल को ताके जा रही थी कि शायद मनोज का कुछ रिप्लाई आए। कुछ देर तक बेसब्री से देखने के बाद उसने मोबाइल को कुछ दूर रख दिया और किताब खोलकर बैठ गई। साशा अपने लैपटॉप में कुछ प्रोजेक्ट का काम कर रही थी। मैं एम के साथ आज मलाका स्पाइस गई थी। अनुषा ने ये बात हवा में छोड़ दी। साशा ने कोई जवाब नहीं दिया। अनुषा ने फिर से कहा, मैं एम के साथ आज मलाका स्पाइस गई थी। साशा ने गुस्से से अपना लैपटॉप बंद किया। तो मैं क्या करूं? तुम कहीं भी जाओ, किसी के भी साथ जाओ, मैंने पूछा है? तुम इतना गुस्सा क्यों हो उनसे? ही सीम्स टू बी अ नाइस गाय। अब साशा को पूरी तरह गुस्सा आ चुका था। कई बार अपनों की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। अनुषा ने अगर मनोज की बुराई की होती तो शायद साशा झेल जाती। आगे से कभी उनका जिक्र मेरे सामने मत लाना। बट नहीं अनुषा, नहीं, तुम्हें जो करना है करो, मुझे मत बताओ। और हाँ, एक चीज, और आई डोंट लाइक एम, उनका नाम मनोज है। अनुषा को शायद नहीं बताना चाहिए था, या उसने शायद इसलिए साशा को बताया क्योंकि उसको खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती थी। साशा को मनोज से नफरत है, ये बात सबको पता थी, लेकिन वह अपने पापा को किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसको एम पसंद नहीं आया। अनुषा नशे में ही नहीं होती तो भी शायद यह बात बोलती। साशा गुस्से में ना भी होती तो भी शायद ऐसे ही बोलती। मनोज जब कमरे में घुसा तो धुएं के बादल को हटाने के बाद बाबा पविरंजन नजर आए। बाबा पविरंजन एकदम मस्त होकर कुछ ज्ञान बालक लोगों को दे रहे थे। मनोज को देखकर बाबा का एक सेकंड के लिए रुकना हुआ, लेकिन फिर चालू हो गए। देखो बे, कुछ रखा नहीं है लाइफ में, सब बोल बच्चन है। आदमी मरता है तो साला कपड़े पहन कपड़े उतार लिए जाते हैं बे, बस यही बोल बच्चन साथ जाता है। हम लोगों की औकात कुछ नहीं है बे, पैदा होना है, बस मर जाना है, अपने को सीरियसली लेने का नहीं। पूरी दुनिया में हम कुछ उखाड़ नहीं रहे हैं बे। सोचो बे, पता है एक रिसर्च हुई है, अमेरिका में खाली हैं साले, रिसर्च करते हैं। वहाँ साला चाय की टपरी का कॉन्सेप्ट होता तो शायद बातें करते करते ही टाइम ही नहीं मिलता। खैर, रिसर्च में पता नहीं चला कि कोई जानवर अपनी जात वाले जानवर को नहीं मारता। शेर खुद शेर को नहीं मारता, बस एक आदमी ही है जो आदमी को मारता है। सब खेल है बे।
मज़ा लेते चलो, कुछ रखा नहीं है बे, सब बक बोल बचन है। मनोज को सुनता देख बाबा ने अपनी बात को सेंसर करने की नाकाम कोशिश की। मनोज ध्यान से सुन रहा था। मनोज को देखकर बेड पर बैठे भक्तगण उठकर जाने लगे। बाबा पविरंजन अपनी टेबल के ऊपर कुर्सी नामा सिंहासन पर अभी भी बैठे हुए थे। बाबा का ध्यान अब मनोज पर गया। उसने कश खींचकर मनोज की ओर बढ़ाया। मनोज ने कश लिया। बाबा ने मनोज से सवाल किया, बाबा जीवन क्या है, क्या लगता है? मनोज को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। 2 मिनट पहले जो जीवन के बारे में तुम कुछ कह रहे थे, इतने कन्विक्शन से कह रहे थे कि सही ही लग रहा था। मनोज ने जवाब देते हुए एक और कश लिया। अरे बाबा, वो तो मैं बोल बचन करता हूँ इन लौंडों के साथ। मैं खुद ढूंढ रहा हूँ जीवन क्या है। बाबा पविरंजन ने कश वापस खींचते हुए कहा। सोता हूँ, सुबह जल्दी उठना है, मनोज ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। बाबा पविरंजन थोड़ा सा रूठ कर अपने बेड पर आ गए और रजनीश ओशो की किताब खोलकर पढ़ने लगे। मनोज ने करवट लेते हुए कहा, कल कमरा साफ कर देना, गंदा हो गया है। बाबा पविरंजन ओशो की किताब में जीवन के गुण मतलब खोजते हुए डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक कान में हेडफोन घुसाकर लिंकिन पार्क का गाना इन द एंड इट डजंट इवन मैटर फुल वॉल्यूम में चला दिया। कमरा एकदम सलीके से बिखरा हुआ था। मनोज को लाइट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। उसने उठकर बाबा पविरंजन का टेबल लैंप जला दिया और कमरे की लाइट बंद कर दी। अब धुएं में एक चेहरा किताब पढ़ रहा था। बाबा लाल पीले हरे रंग के पेन से किताब में निशान लगा रहे थे। मनोज ने सोने से पहले अपनी चद्दर से झांक कर बाबा को देखा। वह हल्के से मुस्कुराया और करवट लेकर सो गया। अकेला आदमी आसमान के तारों से अपना अकेलापन बांट लेता है। तारों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया के लिए अकेलापन कोई नई बात नहीं, पर हर आदमी का अकेलापन अपने आप में नया होता है। हमारा अकेलापन ही हमें दूसरों से अलग बनाता है। साशा को नींद नहीं आ रही थी। वह हॉस्टल की बालकनी में बैठी हुई आसमान देख रही थी। उसका गुस्सा अब फ्रस्ट्रेशन में बदलता जा रहा था। मुझे भी नींद नहीं आ रही। एकदम से साशा का ध्यान अनुषा की आवाज से टूटा। साशा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अनुषा ने एक सिगरेट जलाकर साशा की तरफ बढ़ाई। अनुषा साशा के पास आकर बैठ गई। अब आसमान 2 लोग देख रहे थे। उन दोनों का अकेलापन मिलकर कम नहीं 2 गुना हो चला था। मेरी फैमिली में कभी कोई बाहर पढ़ने नहीं आया। मैं पहली हूँ जो लड़ झगड़ कर पढ़ने आई। मुझे भी अपने पापा से नफरत थी। हम जिससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं उसके जैसा ही बन जाते हैं। जब वो मरे तब मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया कि मैं उनसे अब और ज़्यादा नफरत नहीं कर पाऊंगी। डीप डाउन मेरी ये नफरत ही मेरा प्यार है। अनुषा ये बातें साशा से बोल रही थी या खुद से, उसको पता ही नहीं था। पिछले 2 सालों से वो दोनों रूममेट थी। उनको शायद ये बात पता ही नहीं थी। वे अलग अलग होकर भी एक ही थी। उनकी अपने बाप के प्रति नफरत उनको एक जैसा बनाती थी। अनुषा ने ये बातें कभी साशा को नहीं बताई थीं। साशा सुनती रही। ऐसी बातें सुनने के बाद बस चुप हुआ जा सकता था। साशा चुप थी। उसके पास बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अनुषा ने साशा के कंधे पर अपना सिर रख लिया। अपने जैसा दुख दिखने पर कतरा भर सुख आता है। साशा को कंधे भर सुख महसूस हुआ। अनुषा ने कंधे भर दुख को मन से हल्का कर लिया। बहुत देर चुप रहने के बाद साशा ने कहा, आई एम सॉरी।
अनुषा ने जवाब दिया, आई एम सॉरी। तारे अपना काम कर चुके थे। अकेलापन कुछ देर के लिए बहता हुआ बादल हो चुका था। रात अपनी धूल झाड़कर सुबह होने वाली थी। प्रिया सुबह सुबह शांत समंदर को ध्यान से देख रही थी। उसका कोच डेविड भी साथ बैठा हुआ था। सूरज उगने को था, अभी दिख नहीं रहा था। समंदर शांत था, जैसे उसने दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया हो। प्रिया ने समंदर की तरफ चलना शुरू किया। समंदर ने प्रिया की ओर चलना शुरू किया। प्रिया ने समंदर को छुआ, समंदर ने प्रिया को। प्रिया ने 2-4 बार पानी को छू कर देखा। समंदर ने प्रिया को उतने ही प्यार से छुआ। डेविड किनारे पर बैठा हुआ था। वे दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर में प्रिया और समंदर आपस में इक्कल दुक्कल खेल ही रहे थे कि अचानक प्रिया का पैर फिसला। वह पानी में गिरी। उसकी नाक में पानी गिर गया और अब वह घबरा गई। डेविड तुरंत आया। प्रिया की नाक और मुंह से पानी जाने से वह घबरा गई थी। डेविड ने आकर उसको संभाल लिया। प्रिया की समंदर से दोस्ती एक कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे आ चुकी थी। कदम से कदम मिलाते हुए मीता और मनोज पुणे की सड़कों पर टहल रहे थे। उनका हर एक कदम साथ पड़ रहा था। वे दोनों अच्छा खासा भाग चुके थे। दोनों पसीने में डूबे हुए थे। सामने सड़क पर पेड़ के पीछे से सूरज एकदम तरोताजा होकर सुबह से अपना मुंह धुल रहा था। आई लाइक दिस नेम एम। यह कहकर मीता बहुत जोर से हंसी। अरे यार, पूरी बात बता दी तो तुम मजाक उड़ाओगे, मनोज ने झेपते हुए कहा। बात छुपाने की तो तुम सोचना भी मत। पूरे कॉलेज में मेरे जासूस हैं, मुझे सब पता चलता रहता है। वैसे सही में मेरा रूममेट नहीं बदल सकता क्या? क्यों, क्या हुआ? बाबा लड़का तो तेज है। तेज नहीं, बहुत तेज है। उसकी कुछ बातों से मुझे अपने दिन याद आते हैं। तो बढ़िया है ना, यही पुराने दिन याद करने ही तो आए हो तुम। नहीं यार, मैं कॉलेज नहीं आया। मनोज की ये बात सुनकर मीता चौंकी। फिर क्यों आए हो? मैं साशा से दोस्ती करने आया हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू लूज हर। तुम ये केवल कह रहे हो? तुम साशा के साथ बाहर गए थे? उसको पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा। मुझे मालूम है, अनुषा उसे बता देगी। फिर क्यों किया तुमने ये? मनोज ने अपनी आंखों में सूरज भरते हुए कहा। मैं चाहता हूँ वो मुझसे आकर झगड़ा करे। मनोज, वो तुमसे पहले ही बहुत हर्ट है। ऐसा कोई भी काम मत करना कि दूर ही हो जाए। दोनों कुछ देर बिना बात किए चलते रहे। वैसे तुमने कभी किताब लिखने का सोचा है? मनोज को ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। नहीं, क्यों? तुम्हें एक किताब लिखनी चाहिए, हाउ टू बी अ बैड फादर एंड अ ब्लडी गुड लॉयर। मनोज ये नाम सुनकर बहुत जोर से हंसा। अब तक तो सोचा नहीं, लेकिन अब लिखूंगा। प्लीज किताब का नाम यही रखना। किताब का नाम तो मैंने सोच लिया है। क्या? हाउ टू बी अ गुड फादर। कोई नहीं पढ़ेगा। एज इफ आई केयर। मीता ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा। मनोज, साशा से सीधे बात करने की कोशिश करो। अच्छा हाँ, एक चीज तो मैं भूल गई, पेपर होने वाले हैं। अच्छा, तो मेरे टॉप करने का टाइम आ गया है। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। ये बच्चे बहुत तेज हैं। कॉलेज का काम तो यही है कि आपको रियल लाइफ के लिए तैयार करे। बावजूद इसके कि पूरे कॉलेज में सब एक ही जैसा लेक्चर अटेंड करके भी अलग तरीके से तैयार होते हैं। मीता कॉलेज को अपनी स्टाइल से रियल लाइफ सिचुएशन के लिए तैयार करने के लिए अक्सर यूं ही एक हफ्ते की नोटिस पर पेपर अनाउंस कर दिया करती। साल के नंबर ऐसे ही छोटे छोटे टेस्ट के नंबर को जोड़कर बनते थे। उसने वो पुराना तरीका छोड़ दिया था जिसमें साल भर मौज मस्ती करने के बाद भी फाइनल पेपर से पहले मेहनत करके अच्छे नंबर लाए जा सकते थे।
अब अच्छे नंबर लाने के लिए आपको साल भर के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता था। पेपर का अनाउंस होते ही कॉलेज का माहौल एकदम से बदल जाता। रोज शाम को डिनर के बाद टहलने वाले लोग अब कमरों में दिखते। नोट्स के लिए भागा दौड़ी शुरू हो जाती। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये नंबर इसलिए भी ज़रूरी होते क्योंकि बड़ी से बड़ी लॉ फर्म इन्हीं नंबर के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करी और ऑफर देती है। मनोज को कॉलेज ज्वाइन किए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन वह पेपर के लिए एकदम तैयार था। पिछले 2 साल ट्रैक रिकॉर्ड यही था कि कभी पढ़ता हुआ ना दिखने के बाद भी बाबा उर्फ पविरंजन की रैंक 1 आती थी। सेकंड नंबर पर साशा थी और तीसरे नंबर पर लोग बदला करते थे। पूरा कॉलेज जब तैयारी में था तो मनोज रोज शाम को गजेंद्र के साथ टहला करता था। अनुषा कभी कभार उसको रास्ते में मिल जाती और किसी न किसी चीज़ को समझने के बहाने उससे बात करती। मनोज कोशिश करता कि ये बातचीत लंबी ना चले, लेकिन अनुषा चाहती थी कि ये बातचीत लंबी चले। गजेंद्र भी जानबूझकर वहीं बना रहता। मनोज ने एक भी दिन किताब उठाकर नहीं देखी। पेपर शुरू हुए। साशा आदतन सबसे आखिर में क्लास में पहुंची। सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा था कि साशा की सीट मनोज के एकदम पड़ोस में पड़ी। पेपर शुरू होने में मुश्किल से 5 मिनट बचे थे। साशा ने मनोज को देखा। मनोज ने साशा के बैठते ही कहा, ऑल द बेस्ट। साशा ने कोई जवाब नहीं दिया। पेपर का टाइम हो चुका था। पेपर बढ़ चुके थे कि तभी सबसे आखिर में बाबा आराम से क्लास में घुसे। क्लास में एक उन्हीं की सीट खाली थी। हर कोई पेपर देखकर हैरानी में था, लेकिन बाबा एकदम आराम से अपनी सीट पर आकर बैठ गए। अपनी सीट पर बैठने के बाद बाबा ने आसपास देखा। मनोज की सीट पास में ही थी। बाबा ने मनोज की ओर देखा और कहा, ऑल द बेस्ट बाबा। मनोज मुस्कुराया। हर कोई पेपर में डूब चुका था। पेपर 2 घंटे का था। मनोज ने पेपर 1.5 घंटे में किया और कॉपी जमा कर दी। मनोज को पेपर जमा करते हुए पूरी क्लास ने देखा। बाबा को पहली बार हल्की सी बेचैनी हुई। मनोज के पेपर जमा करने के 5 मिनट बाद बाबा ने पेपर जमा कर दिया। बाबा के 5 मिनट बाद साशा ने पेपर जमा कर दिया। पूरी क्लास हैरानी से ये सब देख रही थी। अगले दिन मनोज ने फिर से साशा से पेपर शुरू होने से पहले कहा, ऑल द बेस्ट। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज सबसे पहले बाबा ने पेपर जमा किया। अगले कुछ दिन बाद बाबा, साशा और मनोज में सबसे पहले पेपर जमा करने की होड़ लग गई। खैर पेपर खत्म हुए और कॉलेज की तरफ से हर साल की तरह 2 दिन और 2 रातों के लिए सिंगड़ फोर्ट में ट्रेक का प्लान बना। ये ग्रुप ट्रैवल हर साल होता था। हर बार जगह बदल दी जाती थी। पहले स्टूडेंट को कॉलेज ज्वाइन करने के तुरंत बाद साथ में ट्रैवल पर भेज दिया जाता था, ताकि कॉलेज शुरू होने से पहले लोग एक दूसरे को जान जाएं। मीता ने आकर ये ग्रुप ट्रैवल हर साल कर दिया था। ये ग्रुप ट्रैवल कंपलसरी था। इसको स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं था। पूरी बस भर चुकी थी। बस पूरे बैच से 2 लोग बस में नहीं थे, एक साशा और दूसरे बाबा पविरंजन। मीता केवल फाइनल ईयर वालों के साथ ट्रिप पर जाती थी। बाकी लोगों के ट्रिप पर वह केवल एक लेक्चर लेने के लिए जाया करती थी। मीता अपने घर से बाहर निकल रही थी और गेट पर साशा थी। मीता साशा के गेट पर होने की वजह समझ चुकी थी। इससे पहले कि साशा मीता पर कोई इमोशनल प्रेशर बनाती, साशा ट्रिप कैंसिल नहीं होगी। लेकिन मैम नहीं, सी यू इन 15 मिनट्स। मीता ने कभी साशा से इतना कड़े रुख में बात नहीं की थी। साशा को समझ आ गया था कि जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। उधर मीता जब बस के पास पहुंची तो मनोज की कार पास में ही खड़ी थी। तुम भी मेरे साथ कार से चले चलो, मनोज ने कहा। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, मीता ने कहा।
मनोज कार की ओर बढ़ने लगा। लाओ चाबी दो, कार मैं चलाऊंगी। मीता ने हाथ आगे बढ़ाया। ड्राइवर ने चाबी मीता को दी और मीता ने चाबी अपने बैग में डाल ली और मनोज को घूरा। तुम बाप बेटी का प्रॉब्लम क्या है? मीता ने ये बात कही तो अपने आप से, लेकिन इतनी जोर से कही ताकि मनोज को सुनाई पड़ सके। मनोज को समझ आ चुका था मीता की जगह कोई और होता तो वो मनोज कभी नहीं मानता। वह बिना कुछ कहे अपना बैग लेकर बस में चढ़ गया। जब वह चढ़ रहा था तो मीता ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड बाय। मनोज ने घूमकर मीता को घूरते हुए देखा। पीछे से बाबा पविरंजन शर्ट पहनते हुए, एक बैग टांगे हुए, सिगरेट को धीरे धीरे पीते हुए और उससे भी धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे। फोन जेब में अब भी बज रहा था, लेकिन उससे बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बाबा के हाथ में रजनीश की किताब थी। मीता ने उसको हाथ से इशारा किया। अब बाबा ने थोड़ा तेज चलना शुरू किया। मीता जोर से चिल्लाई, रन। तब बाबा ने थोड़ा और तेज चलना शुरू किया। बाबा की जो स्पीड थी उसको किसी भी लिहाज से रन कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन इतना तय है कि बाबा के चेहरे के रंग से पता चल रहा था कि बाबा शायद उससे ज़्यादा तेज अभी तक अपनी लाइफ में नहीं चले थे। बस में सब बैठ चुके थे। साशा अभी तक नहीं आई थी। उधर बाबा ने बैठते ही कहा, इतनी जल्दी काहे बुलाए लिए, अभी तो सब आए ही नहीं हैं। बाबा यह कहते हुए बस की सबसे पीछे की सीट पर लेट चुके थे। मनोज सबसे आगे की सीट पर बैठ चुका था। अनुषा मनोज के जस्ट पीछे वाले सीट पर बैठी थी। बाकी प्रोफेसर अपनी अपनी जगह ले चुके थे। मीता अब भी बाहर थी। बस स्टार्ट हो चुकी थी। एसी ने ठंडा करना शुरू कर दिया था। सभी को नाश्ते का पैकेट बंटना शुरू हो चुका था। साशा अभी तक नहीं आई थी। मीता ने गुस्से में बस को बढ़ाने को कहा। मनोज को चिंता हुई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वैसे भी उसे मीता के गुस्से का पता था। जब वह गुस्से में होती है तो कुछ भी कर सकती है। मीता ने हॉस्टल की वार्डन को फ़ोन किया। वार्डन जब कमरे में गई तो साशा अपना सामान पैक कर रही थी। कुछ देर में साशा वार्डन के साथ आते हुए दिखाई दी। साशा के चलने में तेज़ी थी। पूरी क्लास शांत थी। उन्होंने मीता को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। मनोज बस की खिड़की से साशा को आते हुए देख रहा था। साशा जैसे ही बस के पास आई और बस में चढ़ने ही वाली थी कि मीता ने कहा, तुम मनोज के साथ बैठोगी। साशा के चेहरे के भाव अब गुस्से के फ्रस्ट्रेशन में बदल चुके थे। उसने ऐसा काम कर दिया था कि बिना बात माने मीता नाराज हो जाती और वह मीता को नाराज करना नहीं चाहती थी। मीता ने हमेशा ही साशा का ख्याल रखा था। अपनी लेट आने वाली हरकत पर वह खुद शर्मिंदा थी। साशा अंदर आकर मनोज के पास बैठ गई। मीता कुछ देर तक बस की दूसरी तरफ देखते हुए बस में घुसी। लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे। कुछ लोग नींद में जा चुके थे। अनुषा जगी हुई थी। उसकी नज़र हर समय मनोज पर थी। बाबा पिछली वाली सीट पर बैठकर शिवाजी के सिंगड़ फोर्ट की कहानियां सुना रहे थे। बाबा के ज्ञान का दायरा केवल लॉ तक सीमित नहीं था। पुणे के सिंगड़ फोर्ट की दूरी करीब 1.5 घंटे की थी। ये साशा की जिंदगी के सबसे लंबे 1.5 घंटे होने वाले थे। बस ने चलना शुरू किया। मीता बस में बीच में जाकर बैठ गई। कुछ लोग नींद ले चुके थे। साशा खिड़की से बाहर देख रही थी। मनोज साशा को देख रहा था। एक समय बीत रहा था। एक समय ठहरा हुआ था। एक समय रुकने को था। ये 3 समय मिलकर एक हो रहे थे। आगे की कहानी सुनते हैं इसके अगले भाग में।